नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत और रशियन डिफेंस टाइज के बारे में। हालांकि हम सभी जानते हैं कि पिछले 70 सालों में भारत का अगर कोई सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर था तो वो रशिया था। भारत को जब जिस वेपन की जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, रशिया ने हमेशा आगे बढ़ करके भारत को वो टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की हैं। शुरुआती समय में जब भारत को वेस्टर्न कंट्रीज़ ने वो हथियार वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं दी जो कि उस समय भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी यानी कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के शुरुआती समय में युद्ध हुए थे और दोनों ही देश जो है बहुत हद तक अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे। स्पेशली जो पाकिस्तान है, अमेरिका ने पाकिस्तान को हर एक वो टेक्नोलॉजी वो वेपन दिया शुरुआती समय में जिसकी वजह से भारत के ऊपर लगातार दबाव बनता था। और भारत को अगर किसी कंट्री ने यहाँ पर फुल सपोर्ट किया तो वो रशिया था। तो रशिया ने भारत के हर संकट के समय में यहाँ पर आगे बढ़ चढ़ के भारत का साथ दिया है। और बहुत हद तक भारत ने भी अपने जो ज़्यादातर वेपन्स भारत ने अपने पिछले 70 सालों में प्रोक्योर किए हैं उनमें से बहुत बड़ा हाथ रशिया का है। तो हमारे 70% से ज़्यादा जो वेपन है वो रशियन ओरिजिन के हैं। हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ भी हैं ज़्यादातर वो रशियन बेसिस पर ही बनी है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था वो रशियन टेक्नोलॉजी रशियन वेपन्स पर ही था। तो रशिया ने हमें पिछले 70 सालों में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हालांकि पिछले 20 सालों में जब से भारत की इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई है और भारत ग्रो करना शुरू किया है तो हमारी जो डिपेंडेंसी है रशियन वेपन्स पर भारत ने उसको धीरे धीरे कम करना शुरू किया है। और कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहां पर रशिया और भारत के बीच में जो डिफेंस टाइज थी वो थोड़ी सी घटती हुई नजर आई है। जैसे कि एडमिरल गोश्कोव के केस में भारत और रशिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हुए थे। उसके बाद जो SU-57 प्रोग्राम था उसमें भी भारत और रशिया के बीच में मतभेद हुए और भारत इस प्रोग्राम से बहुत अर्ली स्टेज पर ही बाहर आ गया। तो इस तरह से कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर रशिया और भारत के बीच में जो उनके डिफेंस टाइज थे वो थोड़े से निम्न स्तर पर पहुंचे हैं। बट रिसेंटली अब रशिया ने भारत की इंपॉर्टेंस को समझते हुए और भारत जो कि एक पुराना रिलायबल पार्टनर है उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए यहाँ पर भारत के लिए नए दरवाजे खोले हैं। और हम सभी जानते हैं कि रशिया इस समय युद्ध में घिरा हुआ है। रशियन इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है एक तरह से चरमराई हुई है, क्योंकि लगातार युद्ध से उसको जो है नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उसकी वजह से भी वो बहुत हद तक उनकी इकोनॉमी जो है वो इसमें सफ़र कर रही है। तो भारत तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर है जिसके साथ मिलकर के रशिया यहाँ पर अपनी डूबती हुई डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से रिवैम्प कर सकता है। और ये बहुत हद तक रशिया को यहाँ समझ में आ चुका है कि अगर उसको अपनी अभी डिफेंस इंडस्ट्री बचानी है, अगर उसको अपनी जो एग्जिस्टिंग उसकी टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर सही यूज़ करना है तो उसके पास भारत जैसा एक कंट्री है जो कि अब आने वाले दिनों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, जो कि आने वाले समय में जिसकी इकोनॉमी बूम कर रही है। और भारत बहुत हद तक यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट पर भी जिस तरह से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो भारत का जो अपना डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बनने का सपना है वो भी बहुत हद तक रशियन एम्बिशन के साथ यहाँ पर अलाइन करता है। सो पिछले दिनों जब हमारे मोदी जी रशिया में व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए तो वहाँ पर 22nd इंडो रशियन जो एनुअल समिट थी उसको यहाँ पर कंक्लूड किया गया। और इसमें बहुत हद तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर के आई जहाँ पर ये देखने को मिला कि किस तरह से रशिया अब भारत के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट हो चुका है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रशिया ने भारत को बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जॉइंट डेवलपमेंट करने का ऑफर यहां पर भारत को दिया है, जहां दोनों देश मिलकर के इन प्रोडक्ट्स को भारत में ही बनाएंगे। तो ये एक तरह से भारत के लिए अचीवमेंट है और भारत की जो बढ़ती हुई डिफेंस इंडस्ट्री है उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज करने वाली चीज है कि भारत की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को अब रशिया भी रिकॉग्नाइज करने लगा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जो भारत रशिया के वेपन्स यहां पर बनाएगा। भारत ऑलरेडी रशियन लाइसेंस पर बहुत सारे वेपन्स पिछले 70 सालों में बनाता आया है, जैसे कि बहुत सारे मिग एयरक्राफ्ट भारत ने बनाए हैं और इवन सुखोई जो अभी भारत यूज कर रहा है वो भी रशियन लाइसेंस पर भारत में ही ज्यादातर सुखोईस बने हैं। तो इस तरह से भारत बहुत लंबे समय से रशियन वेपन्स को बनाता आया है। बट यहाँ पर जो भारत को जॉइंट डेवलपमेंट का ऑफर रशिया की तरफ से मिल रहा है ये अंडर दी लाइसेंस बनाने से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर भारत और रशिया का इक्वल राइट्स होंगे। तो जो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी उस पर तो भारत का हक होगा ही होगा, बल्कि यहाँ पर जो वेपन बन करके आएगा उसके ऊपर भी भारत का रशिया के बराबर ही हक होगा। तो इस तरह से भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन
सिचुएशन है जहां पर भारत को वेपन्स भी मिल जाएंगे, भारत उनको एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, और अगर रशिया उनको एक्सपोर्ट करता है तो भारत की कंसेंट के बिना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो भारत के लिए ही एक तरह से विन विन सिचुएशन है। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि रशिया ने भारत को किसी वेपन को लेकर के जॉइंट प्रोडक्शन का यहां पर ऑफर दिया हो। इससे पहले भी भारत और रशिया मिलकर के ब्रह्मोस बना चुके हैं, जो कि एक तरह से प्रूवन रिकॉर्ड है कि हाँ, भारत और रशिया की जो जॉइंट डेवलपमेंट है वो एक तरह से सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये एक तरह से पोस्टर बॉय है भारत और रशियन जॉइंट डेवलपमेंट का। तो जिस तरह से ब्रह्मोस एक लीथल वेपन बनकर के उभरा है और इंटरनेशनल मार्केट में उसको बहुत सारे बायर्स भी मिल रहे हैं, और उसको लेकर के बहुत सारी कंट्रीज अभी भारत के साथ इंक्वायर भी कर रही हैं। भारत के आर्सेनल में ब्रह्मोस एक अचूक हथियार की तरह भी काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारत और रशिया का जो जॉइंट डेवलपमेंट है वो एक बहुत ज़्यादा लीथल कॉम्बिनेशन है, जहां पर रशियन टेक्नोलॉजी और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं। अब अगर बात करें उन प्रोजेक्ट की जहां पर रशिया भारत के साथ मिलकर के जॉइंट डेवलपमेंट करना चाहता है, तो ब्रह्मोस के बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है रशिया के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर Su-57 का। हालांकि भारत 2018 में इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल चुका है और भारत का अभी कोई इंटेंशन नहीं है इस प्रोजेक्ट को रीजॉइन करने का, बट रशिया लगातार भारत को परसुएट करने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रोग्राम भारत दोबारा से ज्वाइन करे। रशिया उन सभी हर्डल्स को यहाँ पर लगातार रिमूव कर रहा है, उन सभी जो ऑब्जेक्शंस थे भारत के उनके ऊपर भी लगातार पिछले कई सालों में रशिया ने काम किया है, और रशिया ने बहुत हद तक ये कोशिश की है कि भारत को इस प्रोजेक्ट में दोबारा से रीजॉइन कराए। हालांकि भारत सरकार ने इस बारे में अब तक कभी कोई बयान नहीं दिया है, और अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे 2 दिन की विजिट पर, वहां पर इस प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ कुछ बातें हुई हैं, बट बहुत हद तक क्या बात हुई है ये मीडिया में निकल करके नहीं आया। बट इस प्रोग्राम को लेकर के बिहाइंड द डोर्स कुछ हद तक बातें यहां पर जरूर हो रही हैं। इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट आता है वो है रशिया की असोल्ट राइफल AK-203, जिसको क्लाशनिकोव AK-203 भी बोला जाता है, और इंडियन आर्मी यहां पर 35,000 इस तरह की राइफल जो है आने वाले कुछ सालों में अपने आर्सेनल में इंक्लूड करने वाली है, और भारत और रशिया यहां पर जॉइंट डेवलपमेंट करके इस तरह की राइफल्स को भारत में ही बनाने वाले हैं, और इनकी प्रोडक्शन कुछ हद तक शुरू हो भी चुकी है, जहां पर 6.1 लाख यूनिट जो है आने वाले सालों में भारत और रशिया मिलकर के बनाएंगे, जिसके लिए रशिया की रोशोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत की एम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर फर्म को यहां एस्टैब्लिश किया है, जिसका नाम रखा गया है इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो आने वाले सालों में 6.1 लाख जो यूनिट बनाने वाली है, उसमें से जो पहली 70,000 राइफल्स बनेंगी उनमें 5 से लेकर के 70% तक लोकल कंटेंट को यहां पर इंक्लूड करने वाली है, जिसकी वजह से यहां पर लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और जो बाकी बची हुई राइफल्स हैं उनके अंदर 100% लोकलाइज जो वेंडर्स हैं और लोकलाइज जो मटेरियल है वो यहां पर यूज होने वाला है। तो बहुत हद तक ये जो राइफल्स बनने वाली हैं आने वाले दिनों में वो भारत में ही बनेंगी, और ज्यादातर जो उसमें कंटेंट यूज होगा वो इंडिजिनियस लेवल पर ही यूज होगा। इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट इस लिस्ट में आता है वो भारतीय वायुसेना की बैकबोन के नाम से जाने जाने वाला सुखोई 30 MKI, जिसको भारत ऑलरेडी रशियन लाइसेंस पर बना रहा था। 2004 में भारत और रशिया के बीच में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के भी एग्रीमेंट साइन हुआ, तो भारत इसके ज्यादातर इंडिजिनियस लेवल पर इसके कंटेंट बना रहा है। इसके इंजन को लेकर के भी भारत ने इसके अंदर काफी सारे चेंजेस पिछले कुछ सालों में किए हैं, और रिसेंटली भारत सुखोई का अपग्रेडेशन प्रोग्राम अपने इंडिजिनियस लेवल पर ही स्टार्ट किए हुए हैं विदाउट एनी रशियन असिस्टेंस, और जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि जब यहां पर सुखोई जो बनकर के आने वाला है आफ्टर द अपग्रेडेशन वो एक सुपर सुखोई होगा, वो 4 जनरेशन से लेकर के अब वो 4.5 जनरेशन में कन्वर्ट होने वाला है। तो इस तरह से भारत अपने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से और कुछ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से सुखोई को यहां पर अपग्रेड करने जा रहा है। उसके अंदर एवियोनिक्स हुआ, या फिर उसके रडार सिस्टम हुआ, या फिर उसके अंदर बहुत सारे अदर वेपन्स को इंटीग्रेट करने वाली चीजें हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सुखोई के साथ भारत यहां पर इंटीग्रेट करने वाला है, जो कि सुखोई को बहुत ज्यादा लीथल बनाने वाले हैं। तो रशिया ने रिसेंटली यहां पर सुखोई को लेकर के भारत के साथ बातचीत की है कि रशिया भारत के साथ सुखोई का एक अपग्रेडेड वर्जन यहां पर बनाना चाहता है, जो कि रशिया आने वाले दिनों में थर्ड कंट्रीज को बेच सके। और ये एक बहुत लुक्रेटिव ऑफर है, क्योंकि भारत को सुखोई के ऊपर जो है पूरी तरह यहां पर उसकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। भारत ऑलरेडी सुखोई को बना रहा है, भारत के पास वो एग्जिस्टिंग जो बेस है, यानी कि सुखोई को जो मैन्युफैक्चरिंग करने की फैसिलिटी है वो ऑलरेडी यहां पर भारत के पास ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। भारत अभी तक सुखोई को बनाता ही आ रहा था, तो जो नासिक की फैसिलिटी है HAL की, वहां पर सुखोई बनाए जाते हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है हम यहां पर किसी थर्ड कंट्री के लिए सुखोई को बनते हुए देखें। हालांकि ये अभी बातचीत चल ही रही है इस प्रोजेक्ट पर ये प्रोजेक्ट भी भारत के लिए बहुत जो है एक तरह से लाभकारी
साबित हो सकता है। सुखोई के बाद नाम आता है उस प्रोडक्ट का जिसको लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा घबराती हैं और पूरी दुनिया में इस समय उस प्रोडक्ट ने तहलका मचा दिया है। ये प्रोडक्ट भारत के पास भी नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत इसका पहला फॉरेन बायर बन जाए। और ये प्रोडक्ट है हमारे S400 का, जो कि हमने अभी कुछ सालों पहले रशिया से बाय किया है, जिसकी अभी पूरी डिलीवरी भी नहीं हुई है। उसका एक एडवांस वेरिएंट जिसका नाम है S500। तो रशिया ने, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में भारत और रशिया की एनुअल समिट हुई है, वहां पर भारत के साथ इस प्रोडक्ट को जॉइंटली डेवलप करने का भारत को ऑफर दिया है। और ये ऑफर सच में बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा अगर भारत इसको ज्वाइन करता है तो, क्योंकि भारत ऑलरेडी S400 की टेक्नोलॉजी चाहता है और रशिया S400 जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली जब तो एरियल थ्रेट्स जो है वो किसी भी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं, जैसे कि UAVs हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ग्लाइड व्हीकल्स हैं। तो इन सब के खतरों से निपटने के लिए भारत को यहाँ पर लगातार एयर डिफेंस सिस्टम पे भारत अपने इंडिजिनस लेवल पे भी काम कर रहा है। और S400 वो एक अचूक हथियार है जिसको लेकर के भारत पिछले काफी सालों से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और अब उसके एडवांस वेरिएंट का यहाँ पर अगर जॉइंट डेवलपमेंट का ऑफर रशिया देता है तो इससे बढ़कर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती भारत के लिए। तो भारत को इस ऑफर को तो बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के अभी मीडिया में बहुत ज्यादा खबरें नहीं आई हैं कि भारत का यहाँ पर किस तरह का रुख है, बट मुझे लगता है कि भारत का यहाँ पर रुख पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि भारत जिस तरह से S400 को रशिया से यहाँ पर एक्वायर करना चाह रहा था, जिस इंटरेस्ट के साथ भारत यहाँ पर रशिया के S400 को लेकर के अपनी फ्यूचर की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बना रहा है, तो यहाँ पर S500 तो S400 से भी ज़्यादा एडवांस है। वो लगभग 10 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एक साथ टारगेट कर सकता है, लगभग 600 किलोमीटर की उसकी रेंज है, जो कि भारतीय कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा है। तो भारत को अगर आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान के एरियल थ्रेट से एक साथ निपटना है तो वो शायद ये वेपन यानी कि S500 भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इन वेपन्स के अलावा इनके स्पेयर पार्ट्स को लेकर के भी भारत और रशिया के बीच में जॉइंट डेवलपमेंट को लेकर के बातचीत चल रही है, क्योंकि दुनिया भर में जहां पर भी रशियन वेपन्स यूज होते हैं वहां सभी जगह पर रशिया के जो वेपन्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। क्योंकि जैसे भारत में भी MiG-21 हम यूज़ करते थे या फिर अदर मिग्स को यूज़ करते थे, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव इशू होता था कि वहां पर सस्ते स्पेयर पार्ट्स को हमें यूज़ करना पड़ता था, जिसका बड़ा कारण था कि दुनिया भर में जो रशियन वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी स्कैरिटी है, और रशिया में जो ये स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं उन सभी ने इनकी प्रोडक्शन बहुत लंबे समय पहले ही बंद कर दी थी। तो यहाँ पर ग्रे मार्केट से वहां पर वो स्पेयर पार्ट्स को बाय करना पड़ता था, जिसकी वजह से उस वेपन की क्वालिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती थी, बहुत सारे फैटल एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। तो दुनिया भर में इस समय भी जो रशिया के वेपन्स हैं उनके अंदर स्पेयर पार्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। और अगर इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि स्पेयर पार्ट्स को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग अगर भारत में लगा दी जाती है तो जो वर्ल्ड मार्केट में रशियन स्पेयर पार्ट्स की कमी है उनको यहाँ पर कुछ हद तक इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कैटर किया जा सकता है। और यही रशिया का प्लान है कि रशिया चाहता है कि जो वर्ल्ड मार्केट में रशियन वेपन्स की और रशिया के जो स्पेयर पार्ट्स की डिमांड है उसको कुछ हद तक भारत में बनी हुई जो यूनिट्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर जो है मैचअप किया जाए। और इससे भारत को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत भी बहुत सारे रशियन वेपन्स को इस समय भी यूज़ करता है, तो भारत भी यहाँ पर उन स्पेयर पार्ट्स को जो है लगातार अपने वेपन्स के अंदर यूज़ कर सकता है। तो एक कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर बनी रहेगी। तो भारत को एक तरह से यहाँ पर इंश्योरिटी होगी कि जो रशियन वेपन्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर भारत में 24/7 बनी रहेगी। अब इस सब में आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भारत को रशिया यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑफर्स क्यों दे रहा है? क्या रशिया खुद अपने इंडिजिनस लेवल पर इन सिस्टम्स को नहीं बनाता, क्योंकि वो आज तक भी तो बनाता ही आया था? तो देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण तो यहाँ पर वॉर का है। रशिया ऑलरेडी वॉर में इंडल्ज है, उसकी ज़्यादातर जो डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो वॉर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही है, वो उन वेपन्स को बना रही हैं जो कि इस समय रशिया को वॉर में चाहिए। रशिया के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिले हैं, जैसे कि हमारा S400 है जिसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और रिसेंट भी भारत और रशिया के बीच में S400 की डिलीवरी को लेकर के बातचीत हो रही है। हालांकि रशिया का कहना है कि 2026 अगस्त तक उसकी जो बची हुई यूनिट्स है वो यहाँ पर भारत को डिलीवर कर देगा। तो जो रशिया के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो भी यहाँ पर डिले हैं। तो रशिया चाहता है कि कुछ हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग रशिया नहीं कर पा रहा है वो अदर कंट्रीज कर ले। इसके अलावा रशिया भारत को एक बहुत ज़्यादा रिलायबल पार्टनर मानता है और रशिया जानता है कि भारत कभी भी उसकी टेक्नोलॉजी को चोरी नहीं करेगा। रशिया चाइना को कभी भी अपने प्रोडक्ट्स नहीं देता, चाइना के ऊपर कभी भी रशिया भरोसा नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुकोई के केस में रशिया ने जब भारत के साथ शुरुआत में यानी कि 1997 में जब सुकोई को लेकर के यहाँ पर रशिया और भारत के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो रशिया ने उसी समय सुकोई को लेकर के भारत के साथ यहाँ पर अंडर द लाइसेंस
मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था। हालांकि रशिया ने चाइना को जब सुखोई सेल किया था तो रशिया ने चाइना को कभी भी सुखोई की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए परमिशन नहीं दी, ना ही उसको अंडर द लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करने की परमिशन दी, बट भारत को दी। इसी तरह भारत भी रशिया को, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से रशिया की भरोसेमंद कंट्री तो है ये, बट वो रशिया को कभी डिच नहीं करता। रीजन बीइंग क्योंकि जैसे कि भारत ने यहाँ पर मिग एयरक्राफ्ट को रशियन लाइसेंस पर बनाया और उनके नाम आज भी मिग ही हैं। भारत ने उसका कोई वेरिएंट बना करके, उसका कोई कॉपी बना करके दूसरे देशों को नहीं बेचा। जैसे कि चाइना ने जो रशिया का मिग था, मिग 21, उसका एक वेरिएंट बनाया जिसका नाम चाइना में दिया J7 और उसको पाकिस्तान को बेचा F7 के नाम से। इसी तरह उन्होंने रशिया के सुखोई की भी कॉपी की, मिग 29 की कॉपी की। तो बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि रशिया ने चाइना को सेल किए थे वो सारे चाइना ने यहाँ पर कॉपी किए, बट भारत कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करता। तो रशिया को यहाँ पर एक एंश्योरिटी है कि जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भारत में बहुत हद तक सुरक्षित हैं। इसके अलावा कॉस्ट, तो रशिया चाहता है कि जो डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं उनको यहाँ पर, क्योंकि उसके पास अभी पैसे की भी कमी है, उसकी इकोनॉमी यहाँ पर सैंक्शंस की वजह से सीवियर हिट है, तो रशिया चाहता है कि यहाँ पर कॉस्ट की शेयरिंग हो जाए और दोनों देश मिलकर के कुछ प्रोडक्ट्स को बना ले। जैसे कि Su-57 बहुत महंगा प्रोडक्ट है और रशिया इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को, इसीलिए भारत के साथ मिलकर के वो इस प्रोडक्ट को बनाना चाहता है। और यही कारण है कि रशिया ने आज तक बहुत कम नंबर ऑफ यूनिट्स Su-57 की बनाई है। तो भारत अगर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेता है तो इसकी कॉस्ट यहाँ पर शेयर कर ली जाएगी, जिसकी वजह से रशिया आने वाले दिनों में अपनी फ्लीट को, जो कि Su-57 की फ्लीट है, उसको यहाँ पर बढ़ा सकता है। इन सब के अलावा रशिया और भारत के बीच में हिस्टोरिकल टाइज भी हैं। रशिया नहीं चाहता कि भारत उसके खेमे से खटक करके वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाए, तो रशिया बहुत हद तक चाहता है कि भारत उसके करीब यहाँ पर बना रहे, क्योंकि भारत आने वाले दिनों में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भारत के पास कैश है, भारत के पास बहुत हद तक सरप्लस मनी है। तो रशिया के अगर आने वाले दिनों में भी कोई प्रोजेक्ट होते हैं इस तरह के जहाँ पर रशिया अपनी टेक्नोलॉजी से भारत को यहाँ पर प्रॉफिट दे सकता है, तो रशिया भारत के साथ मिल करके वो जॉइंट डेवलपमेंट यहाँ पर कर सकता है। तो इन सब कारण से रशिया भारत के साथ यहाँ पर मिल करके जॉइंट डेवलपमेंट करना चाहता है। और अब आने वाले दिनों में इसी तरह के बहुत सारे जॉइंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भारत और रशिया के बीच में होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आज इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।